हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आपने मोशन ऑफ द अर्थ एंड बाकी के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए होंगे, जितने भी हमारे हो गए हैं। अब हमारे लास्ट 3 चैप्टर्स बचे हैं एंड उनको कवर करने के लिए आपको आगे आने वाली सीरीज में बने रहना होगा। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 एंड ये मैं आपको बुक की मदद से ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसमें डायग्राम्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके पूरे लेसन को कवर करने के लिए। तो आइए बने रहिएगा, समझते हैं। You have learned in the previous chapter about the advantages of a globe. However, globe has limitations as well. हमने globe के बारे में जैसे कि पहले पढ़ा है कि globe क्या होता है and we have learned about it as well कि globe एक तरीके का मॉडल होता है हमारी अर्थ का, but कुछ limitations भी होती हैं. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth as about our country, state, district, town and villages, it is of little help. In such a situation we use maps. Basically यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैप एंड ग्लोब में क्या डिफरेंस है। ये है मैप और यहाँ पर बताया गया आपके ग्लोब के बारे में कि जो ग्लोब होता है बेसिकली होता क्या है, जब हम किसी पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट की या डिस्ट्रिक्ट की या टाउन या विलेज की बात करते हैं उसमें हम और डेप्थ में जाते हैं, लेकिन ग्लोब जो होता है हमारे पूरी अर्थ को कवर करता है। तो हमें कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, क्योंकि हम टाउन तक विलेजेस को मेंशन नहीं कर सकते, ऐसे लिमिटेशंस की वजह से हमें छोटी छोटी डेप्थ में जाने के लिए मैप को पढ़ने की ज़रूरत है। इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप्स। अ मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सर्फेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। बेसिकली एक मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी ड्राइंग का अर्थ के सरफेस पर या फिर किसी पार्ट ऑफ इट ऑन द फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। बेसिकली यहाँ ये कह रहे हैं कि जो मैप होता है वो बेसिकली फ्लैट होता है, यानी कि इस तरीके का दिखता है। अभी आने वाली अपकमिंग फर्दर चैप्टर में मैं आपको मैप की फ़ोटो भी दिखाऊंगी। सो मैप जो होता है वो फ्लैट होता है, लेकिन जो ग्लोब होता है वो सर्कल्ड होता है शेप में, एंड दैट इज़ नॉट इवन सर्कल्ड, हम स्पेरिकल बोलेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा है जियोइडल शेप्स के बारे में चैप्टर नंबर 1 में। सो बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन हम कभी भी पूरी राउंड शेप को एंटायर इसको फ्लैट में नहीं बना सकते, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, ग्लोब का छोटा सा पार्ट लेकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मैप पर। मैप में कोई डिस्ट्रिक्ट भी आ सकता है, कोई विलेज भी आ सकता है, कोई प्लेस भी आ सकता है। हम मैप में अलग अलग चीज़ें बताते हैं या फिर एक पर्टिकुलर एरिया बताते हैं, जैसे हम कहते हैं एशिया का मैप, या फिर हम यूरोप के मैप पे आ जाते हैं। इस तरह हम मैप में भी डिफरेंसेस हम नोटिस करते हैं और आने वाले वीडियोस में हम टाइप्स ऑफ मैप भी पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज। वन मैप शो अ स्मॉल एरिया, वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया and a few facts. Another map may contain many facts and a big book. तो कुछ मैप छोटे एरिया बताते हैं, छोटी छोटी बातें बताते हैं, जैसे कि राम कहाँ रहता है और उसके आसपास के एरिया। लेकिन कुछ बड़े बड़े फैक्ट्स बताते हैं, जैसे इंडिया की आपस में जितने भी बॉर्डर शेयर होते हैं वो कौन से हैं, हम उसको मैप की मदद से पढ़ सकते हैं और ये बिग बुक की तरह हेल्प करती है। हम बहुत सारे फैक्ट्स को देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा बड़ा बॉर्डर होगा, कौन सा छोटा बॉर्डर होगा, कौन ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, कौन सा नहीं करता। यहाँ तक कि हम ये देख सकते हैं कौन हमारा ओशन शेयर करता है। तो कुछ बड़े फैक्ट्स बताते हैं। when many maps are put together we get an atlas. So this is the definition of atlas. when many maps are put together we get atlas. तो ये है एटलस के बारे में। जब बहुत सारे मैप्स इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम एटलस कहते हैं। Atlas are of various size, measurement drawn on different scale. Map provide more information than a globe. There are different type and some of them are given below. So atlases are of various size. अलग अलग साइज का एटलस होता है। हम एटलस के बारे में भी देखेंगे आने वाले वीडियोस में। मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स, अलग अलग स्केल में अलग अलग मेजरमेंट होती है, हम ये भी देखेंगे। सो मैनी प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब, एंड कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप बताए गए हैं मैप के। यहाँ पे आगे इंट्रोडक्शन से पहले देखिए, टेक एन ओल्ड रबर बॉल एंड ड्रॉ वट एवर यू लाइक ऑल ओवर इट. You may also mark North Pole, South Pole on it. Now cut this ball with a knife and try to flat it. Now notice how the drawing
आर डिस्टॉर्टेड। आप इसको एक रबड़ की मदद से भी ले सकते हैं। एक रबड़ लीजिए जो आपकी स्क्वायर बॉक्स की रबड़ होती है। ध्यान रखिए कि आपको डांट ना पड़े इस काम को करते टाइम। आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके आप उसको कट कर सकते हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक फ्लैट एरिया आपको मिल गया नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट का। यहाँ पर इन्होंने ओल्ड रबर बॉल की बात करी है। अगर आपको ऐसी बॉल मिल जाती है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस तरह एक बॉल को हमने एक फ्लैटन शेप में देखा और किस तरह हम मैप को पढ़ेंगे। एंड येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोब ऑल्सो। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारा जो मैप है ये कोई अलग नहीं है, ये पार्ट ही है हमारे ग्लोब का। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हम पढ़ते हैं मैप्स के बारे में। फिजिकल मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर, ओशन एट्सेट्रा। ये सभी फिजिकल फीचर्स हैं हमारी अर्थ के। दे आर फिजिकल और रिलीफ मैप। बेसिकली माउंटेनल, प्लेट्यूज, प्लेन्स, फिजिकल फीचर्स को हम देख सकते हैं, वी कैन सी। और आप इस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, जिस चीज़ को आप देख सकते हैं वो है फिजिकल पार्ट्स। एंड ऐसे मैप्स को हम फिजिकल मैप्स कहते हैं जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप बेसिकली क्या होता है गाइस? जो पॉलिटिकल या लैंग्वेज से रिलेटेड जब हम कहते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट डिवाइडेड है और हम शो करते हैं मैप में, तो ऐसे मैप्स हमारे खुद के बनाए गए हैं। तो देखते हैं, मैप शोइंग सिटीज़, टाउन, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। ये बेसिकली ह्यूमन का डेराइव्ड है। ये ऐसी चीज़ें ह्यूमन ने खुद नेम करी हैं, खुद बाउंड्रीज बनाई हैं, तो ऐसे मैप्स को पॉलिटिकल मैप्स कहलाया जाता है। थीमेटिक मैप, सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप, map showing distribution of forest, industries, etc. They are thematic maps. So suitable titles are given on the basis of the information of the map. There are 3 components of map. Basically यहाँ thematic map को बताया है कि जहाँ मैप में रेनफॉल बताया है, मैप जो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है फॉरेस्ट का, इंडस्ट्रीज़ का, जो अलग अलग थीम बेस्ड होता है। थीम बेस्ड मतलब होता है कि हमारा रेनफॉल के बेसिस पर एक अलग मैप कह सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ लेकिन हमारी अलग मैप दिखाती हैं, फॉरेस्ट अलग होता है, और हमारी जो बर्ड सेंचुरीज़ हैं इनके बारे में हम अलग पढ़ते हैं। तो इस तरीके के थीम बेस्ड मैप्स को, यानी पर्टिकुलर थीम को लेके जो मैप बनाए गए हैं उनको थीमेटिक मैप कहते हैं। अब आता है कंपोनेंट ऑफ मैप, दैट इज़ डिस्टेंस, दैट इज़ डायरेक्शन एंड दैट इज़ सिंबल। अब हम तीनों को पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे कि हमारे मैप के क्या क्या तीनों कंपोनेंट्स हैं और हम इनके बारे में आइए डिटेल में देखते हैं। अब आता है डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper। आप एक शीट ऑफ पेपर पे मैप, एक इस तरीके की ड्राइंग्स होती हैं जिसको आप रिड्यूस्ड फॉर्म में आप देखते हैं पूरे वर्ल्ड को एक पेपर पे। वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस द स्केल्स, बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। It can only be possible when a smaller distance on the paper represents a larger distance on the ground. Therefore, scale is chosen for this purpose. So यहाँ पर हमें बताया कि स्केल को क्यों चूज़ किया जाता है। बेसिकली गाइज होता क्या है, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा कि स्केल क्या होता है कि एक आप पर्टिकुलर 1 किलोमीटर है, आप एक शीट पर मैं 1 किलोमीटर नहीं बता सकती, बट अगर मैं यहाँ 1 सेंटीमीटर किसी पर्टिकुलर को कह रही हूँ या फिर ये 2 सेंटीमीटर है, कंसीडर करिए, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 1 किलोमीटर को। तो ये मेरा स्केल हो गया कि 2 सेंटीमीटर अगर आपको दिख रहा है या फिर मेंशन है तो आप इसको 1 किलोमीटर समझिए। तो हर 2 सेंटीमीटर पे आप 1 किलोमीटर कंसीडर करेंगे, समझेंगे। तो देखिए ये ज़रूरत होती है स्केल, बेसिकली स्केल यूज़ होते हैं क्योंकि होता क्या है कि आप हर चीज़ ड्रॉ नहीं कर सकते और मैप पर रेफ़र की जाती है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता है ताकि आप रियलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा एक शीट ऑफ पेपर में रिप्रेजेंट कर सकें। बेसिकली कोई भी हमारी अपनी चीज़ें नहीं होती, ये एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्केल इज़ द रेशो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो एक्चुअल डिस्टेंस तो ये है, लेकिन मैप पर 2 सेंटीमीटर रेफ़र किया है। तो स्केल बेसिकली क्या होता है, इनका रेशो। जैसे कि योर स्कूल एंड होम is 10 kilometer. If you show this 10 kilometer distance by 2 centimeter on map,
विच मीन्स 1 सेंटीमीटर शोइंग 5 किलोमीटर्स। तो अगर आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप स्कूल और अपने घर के डिस्टेंस को 10 किलोमीटर समझते हैं, तो यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर आप ड्रॉ करेंगे इट विल बी 5 किलोमीटर। सो 2 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 10 किलोमीटर। तो आप इस तरह देखिए और समझिए किस तरह यहाँ स्केल का यूज़ करके हमने मैप में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। आइए अब आगे। स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, जैसे कि हमने अभी करा। कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स है यहाँ। When large area like continent or countries are shown on paper, we use small scale. For example, basically 5 centimeters on the map showing 500 kilometers. This is it is called small scale map. ये पहली बात हुई। क्या होता है स्मॉल स्केल मैप में कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स, सिर्फ 5 सेंटीमीटर में हमने 500 किलोमीटर कवर करा। तो ये छोटे स्केल पर हमने काफ़ी लार्जर डिस्टेंस कवर करा विच इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। इस चीज़ को आप मार्क भी कर सकते हैं। वी यूज़ अ स्मॉल स्केल मैप फॉर द कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज। अब आइए आगे पढ़ते हैं। व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और अ टाउन इज़ टू बी शोन, वी यूज़ अ लार्ज स्केल मैप ऑन द, फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोइंग 500 मीटर ओनली ऑन द ग्राउंड। इट इज़ लार्जर स्केल मैप। दैट इज़ बेसिकली सपोज अगर मैंने एक मैप लिया, यहाँ पे बोला गया है वी यूज़ अ लार्ज स्केल दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का हमने लार्ज स्केल लिया ऑन द मैप विच वॉज 500 मीटर्स। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के अंदर 500 मीटर कवर है। दैट मीन्स एक लार्जर स्केल मैप है, यानी कि एक लार्ज एरिया आपको इसके अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाया है। दैट मीन्स आप उसको उतना अच्छे से क्लियरिटी से पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे आपने देखा स्मॉल स्केल मतलब होता है कि छोटे स्केल पे बहुत ज़्यादा लार्जर डिस्टेंस कवर हो रहा है। एंड लार्जर स्केल मैप होता है जहाँ पे आपको लार्ज बेसिकली 5 सेंटीमीटर एक छोटा एरिया 500 मीटर को कवर कर रहा है एंड इतने की रेंज पकड़ रहा है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि किस तरह यहाँ पे स्केल का डिफरेंस एंड वेरिएशन हो रहा है और लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल में क्या डिफरेंस है। अब आते हैं हम लेट्स डू पे। लुक एट द फिगर, देयर इज़ अ स्केल, इट मे बी यूज्ड फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। स्केल यूज होता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड ट्री इज 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स द एक्चुअल डिस्टेंस इज 550 मीटर। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन PO टू करीमा's हाउस दैट इज A to E is 12, it means 120 meter on the ground. But you cannot fly like a bird directly from E to A. You will have to walk on the road. Let us measure total walking distance from E to C, then C to M, M to B, B to A. Add all the distance. This will be the total walking distance from Karim's house to the post office. आइए इस एग्जाम्पल को पर्टिकुलर लेट्स डू को एक अलग शीट पे करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके इस डू यू नो में क्या एक्सप्लेन किया गया है। एक वेल से ट्री का जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 50 मीटर को, 5 सेंटीमीटर्स। सो अब देखिए हमें A से E की तरफ जाना है। A से E की तरफ जाने का मतलब है 12 सेंटीमीटर्स अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा 120 मीटर। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि E से A की तरफ जाने के लिए, E से हमारा A की तरफ जाने के लिए आपको चाहिए, बीच में काफ़ी सारे ये रास्ते आ रहे हैं, यानी कि E से C, C से M, M से B, फिर B से A। मतलब ये पूरा रास्ता E से A जो बताया गया है 120 मीटर है और 120 मीटर को मैप पर 12 सेंटीमीटर दिखाया गया है। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे कि हर एक में कितना आता है, तो ये 4 बार है, तो ये आएगा हर एक में E से C में 30, इसमें C से M में 30, M से B में 30 एंड B से A में 30। दैट इज़ 30-30 करके हमने देखा कि 120 मीटर आ गया, जो कि टोटल वॉकिंग डिस्टेंस है करीम हाउस से पोस्ट ऑफिस की तरफ। सो आपने ये देखा कि किस तरह हमने डिस्टेंस को डिवाइड किया और हमने रियलाइज़ किया कि आपके इस डू यू नो में क्या बताया गया कि मैप पर, एक पर्टिकुलर मैप पर इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। आइए अब आगे पढ़ते हैं। गाइस अब हम आगे पढ़ते हैं अबाउट डायरेक्शन। एक हमारा पर्टिकुलर पार्ट डिस्टेंस का कवर हो गया है और आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर स्केल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और स्केल कैसे मेजर किया जाता है ये बहुत अच्छे से आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है। डायरेक्शन, मोस्ट मैप कंटेन एन एरो marked with the letter N
at the upper right hand corner. This arrow shows north direction. It is north line. When you know the north, you can find out the other direction. For example, east, west and south. So guys, जैसे कि हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस तरीके की डायरेक्शंस होती हैं. अगर आपने नॉर्थ पोल देख लिया, अगर आपने बेसिकली पोल स्टार को देख लिया, तो आप बाकी की डायरेक्शन जैसे आप बता सकते हैं. इसी तरह यहाँ पे ये बताया गया है कि डायरेक्शन अगर आपको मैप पर नॉर्थ साइड ये पता है कि नॉर्थ यहाँ लोकेट करता है, तो अदर डायरेक्शंस को आप बिल्कुल मार्क कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी. देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस. बेसिकली जैसे कि आपने इसके अंदर देखा मैप के अंदर, यहाँ पे मैप शो किया हुआ है कि पर्टिकुलर मैप है, पर्टिकुलर एरिया है. यहाँ पे नॉर्थ मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं आपकी बुक में. और हम देख सकते हैं कि कहाँ नॉर्थ है, किस चीज़ का, कहाँ ये सब साउथ में पड़ेगा, कौन सा साउथ में पड़ेगा, कौन सा आपका कौन सा नीचे की तरफ साउथ होता है, यहाँ वेस्ट होगा, कौन सा नॉर्थ वेस्ट में होगा. इस तरीके की बातों को आप पकड़ सकते हैं. अब आइए यहाँ पे समझते हैं. सो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, दे आर कार्डिनल पॉइंट्स. तो कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे? ये मेजर डायरेक्शंस, ये मेजर लाइन. अदर 4 इमीडिएट डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. We can locate any place more accurately with the help of the intermediate directions. So ये होती है हमारी cardinal directions. और जितनी भी ये हैं टिक करी हुई हैं, ये सब intermediate directions हैं, इनके बीच वाली. That is नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. यहाँ पे ये 2 टर्म्स होना बहुत ज़रूरी है. आपने इस डायग्राम की हेल्प से समझ लिया होगा कि इंटरमीडिएट डायरेक्शंस एंड कार्डिनल डायरेक्शंस में क्या फ़र्क है. फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस from number A, the direction of community center. Second is the playground from Vikas house. The direction from the school from shops. मुझे उम्मीद है कि आप डायरेक्शंस तो बता ही देंगे, क्योंकि हमने पहले के चैप्टर्स में भी डायरेक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था. सो आप इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा. एंड अगर आपको लगता है कोई भी डाउट, आप प्लीज़ हिचकिचाइएगा नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपस. कंपस की हेल्प से हम डायरेक्शन को फिगर आउट करते हैं. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस. मेन डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? दैट इज कार्डिनल डायरेक्शंस, जो हमने अभी पढ़ी है ऊपर. सो इट्स मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. दैट मीन्स टू दी 2 ऑपोजिट पोल्स. दिस इज अ कंपस. सो कंपस की मदद से हम डायरेक्शंस को देखते हैं, और कंपस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम डायरेक्शंस का पता करते हैं. आइए आगे पढ़ते हैं. अब हमारा थर्ड मेन पार्ट आता है. अब हमने पढ़ लिया है डिस्टेंस, हमने पढ़ लिया है डायरेक्शंस, और अब हम पढ़ेंगे सिंबल्स जो मैप में यूज़ होते हैं. आपने देखा कि डिस्टेंस में स्केल का यूज़ होता है, डायरेक्शंस रेफर की जाती है, एंड दैट इज एक डायरेक्शन की मदद से हम बाकी की जगहों की भी डायरेक्शन बता सकते हैं. एंड अब हम पढ़ते हैं सिंबल्स के बारे में. इट इज़ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप. इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ on a map the actual shape and size of different features such as building, roads, bridges, trees, railway line or a well. So they are shown by the certain letter, shades, color, pictures and the lines. Symbols are lots of information in a limited space. Basically symbols limited space के अंदर, जैसे हम रोड पे देखते हैं अलग अलग symbols होते हैं, हम जब भी डायरेक्शन को देखते हैं वो एक एरो होता है जो इंडिकेट कर रहा होता है. तो गाइज वो जो एरो होता है इस तरह का या इस तरह का, ये एरो एक सिंबल का काम कर रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने खाली एक फिगर देखी और समझ लिया उसको कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो भी वर्ड्स में. तो ये है सिंबल का काम. विद द यूज ऑफ द सिंबल मैप कैन बी ड्रॉन इजीली and is simple to read even if you don't know the language of an area. Therefore cannot ask someone for the direction. You can collect the information from the map with the help of the symbol. अगर आपको बेसिकली अगर आप इंग्लिश बोलते हैं या आप हिंदी बोलते हैं और मैंने आपको भेज दिया साउथ के पार्ट में जहाँ मलयालम बोली जाती है, अब आप देखिए आप वहाँ जाकर किसी से कोई बात नहीं कर पाएंगे. सो आप क्या करेंगे, आपको डायरेक्शन पूछनी है. अब आप उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि आपकी बुक में रेफ़र की हुई हैं कि कुछ ऐसे सिंबल्स बताएं एंड इनका मतलब बताएं. जो सिंबल्स होती है ये सिर्फ फिगर्स होती हैं, लेकिन ये जो फिगर्स हैं इनका हमारे अल्टीमेटली हम इंटरप्रेट करते हैं, हम मतलब निकालते हैं कुछ वर्ड्स की मदद से जो हमें पता होता है, और इन वर्ड्स का मीनिंग भी होता है. दैट मीन्स अगर ये आपका सिंबल है, यहाँ पे नॉर्थ दिखा रहा है,
हमें नॉर्थ बेसिकली वर्ड है जो समझ में आया, और नॉर्थ का मतलब है सीधा, और अगर साउथ बोला जाता तो इसका मतलब है दैट मीन्स नीचे की तरफ, आपको पीछे जाना है। तो इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके की चीज़ें हमने समझी सिंबल की मदद से। मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। सो मैप की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर कोई समझ सकता है। Therefore, it is an international agreement regarding the use of the symbol. These are called conventional symbols. एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी है कि क्या पता कोई लैंग्वेज ना समझ पाए या कोई बात ना कर पाए या पूछ ना पाए, तो कुछ ऐसे सिम्बल्स बना देते हैं ताकि आप कहीं भी जाओ तो आप खो ना, और आप यूनिवर्सल चीज़ों को देखिए कि यूनिवर्सली बेसिकली आप किसी भी देश में जाइए, आप कहीं भी जाइए इस वर्ल्ड में, आपको वो यूनिवर्सल चीज़ों का मतलब एक ही में होगा, वो अलग नहीं होगा। यूनिवर्सल होने का मतलब है हर जगह, चाहे इटली, फ्रांस, यूएस, इंडिया, कहीं भी हो, आपका उस बेसिकली 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, वो कुछ और नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखिए यहाँ पे कलर्स भी यूज़ हुए हैं, सिर्फ सिम्बल्स ही नहीं है, सिर्फ ड्राइंग ही नहीं है, अलग अलग कलर्स भी यूज़ हुए हैं। यानी नीले रंग का मतलब पानी। सो देखिए, मैंने खुद देखा है, यहाँ पे इसका मतलब आ रहा है रिवर, वेल, टैंक, कैनाल एंड ब्रिज। ब्रिज को इस तरह बनाया गया। सो जनरली ब्लू इज यूज्ड टू शो वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर द माउंटेन एंड येलो फॉर द प्लेट्यूज, ग्रीन टू बी यूज्ड फॉर द प्लेन। तो देखिए यहाँ पे किस तरह रेफर किया गया, और आपको इनको ध्यान में रखना है कि ब्लू है तो वाटर होगा, ब्राउन है तो माउंटेन होगा, येलो है तो प्लेट्यू होगा, और ग्रीन है तो प्लेन होगा। तो इस तरह हम सिम्बल्स की मदद से हम मीनिंग डराइव करते हैं कि किस किस स्टेट में क्या क्या है, कहाँ ज़्यादा पानी है, कहाँ नहीं है, कहाँ कहाँ पे ब्रिज आते हैं, कहाँ नहीं आते हैं, कहाँ पे वेल है, कहाँ पे रिवर है। आपको इस तरीके की चीज़ें देखनी है, जैसे इंटरनेशनली हम कैसे, कहाँ से कनेक्टेड है, कौन से स्टेट से कनेक्टेड है, कहाँ पे स्टेट आता है, कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आता है। आप इन सिम्बल्स को देखकर बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। टेम्पल को देखिए, यहाँ टेम्पल बना है, चर्च है तो यहाँ चर्च का सिम्बल बना है, मॉस्क्यू है तो यहाँ मॉस्क्यू बना है, एंड यहाँ पे छतरी तो यहाँ पे छतरी बना है। बेसिकली अलग अलग सिम्बल्स हैं, अलग अलग रिलीजन है, और उन सभी के सिम्बल्स को यहाँ पे बनाया गया है। तो आपको कुछ छोटी छोटी बातें बेसिकली इनको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन सिम्बल्स को भी आप ध्यान में रखें तो आपके लिए भी बेटर होगा। एटलीस्ट आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आप पक्का याद रखेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 के इस क्लास को। आइए अब आगे पढ़ते हैं। दो मेन टर्म जो आती है हमारी, स्केच एंड प्लान। गाइस देखिए, यहाँ पर आ जाता है हमारा सुंदरपुर विलेज एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। ये एक विलेज है, और यानी कि ये एक लार्ज स्केल मैप है जो एक पर्टिकुलर विलेज के बारे में बताया गया है। एक डेप्थ में हम एक विलेज एरिया को पढ़ेंगे। इस मैप में अलग अलग रेफरेंस पॉइंट बताए गए हैं, और हम देखते हैं यहाँ क्या है। अब आइए, यहाँ पे है स्केच। अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, नॉट टू स्केल। एक स्केच बेसिकली, अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्केच क्या है, आप अपने घर का स्केच बनाइए कि आप घर में जाने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं, तो आप उसका एक रफ आइडिया बनाएंगे। आप उसको एकदम क्लियरली नहीं बनाएंगे। आप स्केचिंग करते हैं, आप खाली बैठे होते हैं तब करते हैं, ना कि किसी चीज़ को याद करके स्केचिंग करते हैं। सो स्केचिंग इज अ ड्राइंग बेस्ड ऑन टू मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशंस एंड नॉट टू स्केल। आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, स्केल के बेसिस पर नहीं है। ये एक रफली काम होता है बेसिकली। Sometimes a rough drawing is required for an area to tell where a particular place is located with respect to other place. यानी कि एक रफ आइडिया होना चाहिए कि मेरा घर के सामने मदर डेयरी है। ये मुझे एक रफ आइडिया है कि उस मदर डेयरी के आसपास ही कुछ होगा जहाँ मुझे जाना है। तो इस तरह आपको रफ एरिया, रफ स्केच याद रहना चाहिए। सपोज यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे, योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। Such a rough drawing is drawn without scale and it's called sketch. He means a rough drawing which is drawn without a scale. Scale तो हमने मैप के लिए यूज़ किया था, बट यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल नहीं हो रहा। यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है या कुछ भी है, हम रेफर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर खाली सिम्बल्स बना देंगे एंड एक रफली फिगर बनाकर, जैसे कि इस विलेज की, सुंदरपुर विलेज की बताई गई है, हम इस तरह का स्केच बनाकर अपने फ्रेंड को अपने घर लेकर आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्जर स्केल। छोटे एरिया को लार्ज स्केल पे ड्रॉ करना प्लान कहलाता है। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन थिंग्स वी मे समटाइम्स वांट टू नो। फॉर एग्जांपल, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम।
so which can't be shown in a map. At that time we can refer to drawing drawn to a scale called map plan. We can refer okay, so basically यहाँ पे ये बताया है कि प्लान होता है छोटा एरिया को लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन में देखते हैं हम। जैसे एक लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है, सो इस तरीके की इंफॉर्मेशन मैप कभी आपको ये नहीं बताएगा कि ये वाली रिवर फलाना किलोमीटर बड़ी है, या फिर ये वाला जो घर है ये इतने गज का है, या फिर और किसी डेप्थ में हम ये नहीं देख पाएंगे कि जो मदर डेयरी है वो बड़ी है या छोटी है। वहाँ पे बस मदर डेयरी का सिंबल होगा, या फिर वहाँ पे मदर डेयरी का मिल्क के आपको पैकेट बना हुआ मिलेगा। तो एक स्केच में जैसे कि हम स्केल यूज़ नहीं करते, इसी तरह एक प्लान जो होता है वहाँ पे हम देखते हैं, हेल्प लेते हैं, जैसे लेंथ और ब्रेथ किसी रूम की जानने के लिए। दैट इज़ मैप में नहीं होता, तो उसके लिए हम एक प्लान बनाते हैं जहाँ पे इतनी माइनर डिटेल्स लिखी होती हैं कि हम एक डेप्थ में पहुँच जाते हैं कि सबसे बड़ी जो रिवर है जो जा रही है वो है नाइल रिवर। तो इस तरीके की चीज़ें प्लान में आ जाती हैं कि यहाँ पे कितने किलोमीटर है, या फिर कौन सा माउंटेन बहुत बड़ा है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल बहुत ऊंचा है। इस तरीके की चीज़ों के लिए प्लान एंड पर्टिकुलर रिसर्च की ज़रूरत होती है, और इन चीज़ों की मदद से हम किसी भी लोकेशन की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन डेप्थ में लार्जर स्केल पर पता कर सकते हैं। अब आता है लेट्स डू। विजिट द वेब पोर्टल स्कूल भुवन NCERT, draw online neighboring map on the satellite imageries. So this is a let's do activity. ये देख लीजिएगा, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं साइट पर, एंड यहाँ पे ऑनलाइन नेबरिंग मैप को देख सकते हैं एंड ड्रॉ कर सकते हैं ऑन सैटेलाइट इमेजरीज पर। अब आगे चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन विच डायरेक्शन इज़ द रिवर फ्लोइंग, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, वो इस मैप के ऊपर बेस्ड है, एंड ये भी आप करके दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही कम्प्लीटली बेस्ड है। इसी रीज़न की वजह से मैंने ये चैप्टर आपको इस तरह बुक के मदद से पढ़ाया, ना कि अलग से नोट्स बनाकर, क्योंकि ये जो अच्छे अच्छे स्केचेस हैं, ये स्केचेस की मदद से आप ताकि एक्टिविटीज़ को कर पाएँ। सो ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है जो मैंने आपको समझाया, आप उस चीज़ को ध्यान रखिएगा एंड इस एक्टिविटीज़ को ज़रूर कर लीजिएगा, और इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। देखिए, इसके साथ ख़त्म होता है आज हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑफ मैप। अब हमारे खाली 3 चैप्टर रह गए हैं, एंड मुझे उम्मीद है कि आपकी ये सीरीज़ के साथ आपको सब समझ में आ रहा होगा। आप प्लीज़ NCERT की सीरीज़ हमारी ज्वाइन कीजिए। ज्योग्राफी की सीरीज़ हमने हैंड रिटन नोट्स के साथ रिप्रेजेंट करा है, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से हमारा कंटेंट भी समझ में आ गया होगा। एंड इसी के साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक समझकर। अगर कोई भी डाउट होता है आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एंड कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ उसको पूछ लीजिएगा। थैंक यू।